आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में इस टॉपिक के अंडर कुछ ऐसे डायग्राम्स गिवन है जिसको समझने के लिए आपको मियोसिस और माइटोसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इतना तो मियोसिस और माइटोसिस पढ़ लेंगे जिससे आपको क्रोमोसोमल थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए। और ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे तो भी आपके क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक्स का एक बेस बनाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम शुरू करेंगे पढ़ना। उसके पहले मेंडल्स आपको भूल नहीं सकते हम। उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने सारे साल दिए, जबकि वो बायोलॉजिस्ट भी नहीं थे, वो तो मैथ्स के बंदे थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है, कुछ करते हैं बायोलॉजी के साथ। और उन्होंने फैक्टर्स का आविष्कार किया। उन्होंने कितनी सारी बातें बताई। हमने उनके दिए हुए 3 लॉज पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन उन सबका हुआ क्या? तो मेंडल के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी, थोड़ी सी नहीं काफी सारी नाइंसाफी हुई। उन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ बताया कि इस तरीके से जीन्स होते हैं। जीन्स तो उन्होंने खैर आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने कहा था फैक्टर्स। उन्होंने वर्ड दिया था फैक्टर्स। तो उन्होंने कहा कि फैक्टर्स होते हैं जो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स है, जो एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं किसी भी ट्रेट के लिए। और पेयर ऑफ एलील्स होते हैं जो एक साथ ब्लेंड नहीं होते, तभी हमें उसका एक्सप्रेशन F2 में देखने को मिलता है। जो सारी चीजें हमने मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ी, वो सारी चीजें मेंडल ने बताई, जो कि बिल्कुल सही थी। लेकिन उनके जो कंटेम्पररीज थे, उनके साथ जो काम कर रहे थे उस टाइम के जो बाकी के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब तक आप हमें अपने फैक्टर्स हमारे हाथ में लाकर पकड़ा नहीं दोगे फिजिकल फॉर्म में, तब तक हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो उन्होंने मेंडल की बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये सब अनएक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने देखो क्या तर्क दिया। उन्होंने उन्होंने कहा कि मेंडल बायोलॉजी में मैथ्स कैसे यूज कर सकते हैं? बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स तो हमने आज तक नहीं देखा। तो उनके लिए जो चीज नहीं थी, उन्होंने जो चीज खुद नहीं करी, उन्होंने सोचा वो कुछ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वही भागम भाग वाला डायलॉग, तूने जापान नहीं देखा तो क्या जापान एग्जिस्ट नहीं करता? इन्होंने गद्दारी करी। हो सकता है आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ कंपटीशन, और हो सकता है कि उन्हें सच में एविडेंस चाहिए हो। लेकिन आप खुद सोच के देखो, किसी ने अपनी जिंदगी के इतने सारे साल दिए, उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, उनके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, उनके पास सारा डेटा था स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, उन्होंने पूरे स्टैट्स लगाए थे अपनी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन फिर भी उनके जो साथी थे वो उनसे जल रहे थे, या फिर उनकी बात को मान नहीं रहे थे, और बायोलॉजी में मैथमेटिक्स के यूसेज को वो टोटली ठुकरा रहे थे। तो फाइनली मेंडल के काम को उस टाइम पे तो एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्योंकि ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। या फिर वो ये भी नहीं बता पाए थे कि ये जो फैक्टर्स है वो किस चीज से बने हुए हैं। तो देखते हैं आगे इनके काम का क्या हुआ। आगे जाकर के मेंडल को मेंडल को बोल सकते हैं इंसाफ मिला। उनके काम को रीडिस्कवर किया गया, मतलब ऐसे पर्पसफुली नहीं किया। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, डिवरीज, कोरेंस एंड वन शेरमार्क, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है। तो ये लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। और जब इन्होंने अपना डेटा पब्लिश करने के लिए गए ये, तो इन्होंने देखा कि ऑलरेडी किसी ने सेम टू सेम बातें कह रखी है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब हमारे इतने पहले, मतलब ये देखो ये है 1900, और मेंडल का काम पब्लिश हुआ था कब? 1865 में, आई गेस, जहां तक मुझे याद है। तो इतने ये जो बीच के साल थे, इन लोग के पहले तो मेंडल ने कर लिया था ना वो काम। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, हम मेंडल के काम को रिपब्लिश करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और इस टाइम तक माइक्रोस्कोप भी बन चुका था। अब मेंडल के टाइम पे ये भी दिक्कत थी ना कि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप बना नहीं था, तो वो तो कुछ ऑब्जर्व कर नहीं पाए थे। वो तो बस जो उनको फिजिकल फॉर्म में जो रिजल्ट दिख रहा था, वो उस बेसिस पे कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं जो हर कैरेक्टर के ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो ब्लेंडिंग वगैरह शो नहीं करते, इसलिए वो सेकेंड जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन इस टाइम तक 1900 तक यहाँ पर माइक्रोस्कोपी आ चुकी थी। तो साइंटिस्ट लोग यहाँ पर सेल डिवीजन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे थे माइक्रोस्कोप के अंडर। उस सेल डिवीजन को ऑब्जर्व करते वक्त साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल डिवीजन के जस्ट पहले डबल होकर के डिवाइड कर रहे हैं, जिसे हम रेप्लिकेशन वगैरह कह रहे हैं ना, कि जब 2 सेल डिवाइड करते हैं तो उनके अंदर का कंटेंट भी डबल होगा, तभी तो वो डबल होंगे। न्यूक्लियस डबल होगा, उसके अंदर का जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होगा, उसके बाद ही तो डिवाइड करेंगे ना, बिना तैयारी के तो वो डिवाइड करेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं
जो सेल डिवीजन के जस्ट पहले डबल हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं, और उन्होंने ये जो चीज डबल होके डिवाइड हो रहे हैं इसको कहा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्यों कहा? क्योंकि इसको स्टेन करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हम तो अब कर सकते हैं, उन्होंने भी किया था, उन्होंने स्टेन किया और वो स्टेनिंग की वजह से वो विजुअलाइज कर पा रहे थे उसको, इसीलिए कलर्ड बॉडीज को उनकी भाषा में बोला गया क्रोमोसोम्स। ऑलराइट। तो इन 1900 by 1902 the chromosome movement during meiosis had been worked out। अभी मैं आपको बताऊंगी मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, क्या फर्क होता है उसमें, अच्छे से डायग्राम से हम देखेंगे। तो इसके बाद वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement। इन्होंने देखा कि जैसी जैसी बातें मेंडल ने कही थी, वो फैक्टर की बात उन्होंने जो कही थी जिसे अब हम जीन्स बोलते हैं, क्रोमोसोम का बिहेवियर भी तो वैसा ही हो रहा है। तो सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम के मूवमेंट को पैरेलली ऐसे इमेजिन किया कि जिस चीज की बात मेंडल कर रहे थे वही चीज तो हमारा क्रोमोसोम भी जो मूव कर रहा है वही चीज शो कर रहा है, वो कि वो डबल हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है सेल डिवीजन के पहले, और जो भी सारी चीजें मेंडल ने कही थी। तो उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज। किसने? सटन ने और बोवेरी ने। फिर से सुनो ये लाइन, सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, आपको याद होगा क्या क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमें पता है कि जो डोमिनेंट एलील होगा वो अपने रिसेसिव वाले पर डोमिनेट करेगा, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। लॉ ऑफ सेकंड वाला क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जहां पर भी सेग्रीगेशन आएगा समझ जाना वहां पर किसकी बात हो रही है, वहां पर बात हो रही है गैमेट्स की। और थर्ड उन्होंने दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें वो 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे कि 2 कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर अलग अलग से जाते हैं गैमेट्स में। ऑलराइट। तो recall that you have studied the behavior of chromosomes during mitosis, that is equational division, and during meiosis, that is reductional division। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप रिकॉल कर लेना, नहीं तो अभी मैं रिकॉल करवा दूंगी। The important things to remember are that chromosomes as well as genes occur in pairs। जो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है पैराग्राफ में, आपको सिर्फ वही चीजों का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम दोबारा से देखेंगे। ऑलराइट। द 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स। चलो देख ही लेते हैं कि ये है क्या। तो मियोसिस माइटोसिस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट मियोसिस। और मियोसिस में 2 पार्ट्स आते हैं ना, 2 फेजेस आते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। और जैसे ही हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे आपको माइटोसिस भी समझ में आ जाएगा। अभी देखो, हमारे बॉडी का कोई भी सेल उठा लो, हमारे बॉडी के हर एक सेल में हमको ऐसे करके ये जो पेयर दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे हमें 23 पेयर्स मिलेंगे हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर। समझ में आया? हमारी बॉडी के सेल के अंदर अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमारे अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स मतलब क्या? 23 इंटू 2 दैट इज 46 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हमारे सेल के अंदर होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग इसे प्लीज ध्यान से सुनिए। ऑलराइट। तो आज ऑलराइट ज्यादा हो रहा है थोड़ा कोई बात नहीं। तो ये सेल है, हमारे सेल के अंदर 23 हमें ऐसे वाले पेयर मिलेंगे, मतलब 2-2 क्रोमोसोम के जोड़े हमें मिलेंगे। कितने ऐसे जोड़े मिलेंगे हमें? 23 जोड़े मिलेंगे। ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 जोड़े को लेकर के चलेंगे फॉर मियोसिस 1। मियोसिस 2 में मैं एक ही में दिखाऊंगी, लेकिन मियोसिस 1 में हम एक जोड़े को लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इन 23 पेयर्स में से सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडमली कोई भी 2 पेयर की। 2 पेयर यानी कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 2 इंटू 2, क्योंकि हर पेयर में 2 है, तो 1 2 3 4 हो गए हमारे पास 4 क्रोमोसोम। तो अब हमारे सेल साइकिल में हमें अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमें देखने को मिलता है G1 फेज, फिर हमें मिलता है S फेज, फिर मिलता है G2 फेज, और फिर आ जाता है M फेज। और उस M फेज में अलग अलग फेज आते हैं, जिसमें आ जाता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो काम के फेजेस है हम यहाँ पर वो स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले G1 फेज। G1 फेज में आपको यहाँ पर ऐसे ही रैंडमली क्रोमोसोम्स दिखेंगे पेयर में। फिर आता है एस फेज। एस क्या होता है? एस मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज। ठीक है। एस फॉर सिंथेसिस। तो इस सिंथेसिस फेज में जो भी क्रोमोसोम है वो सारा डुप्लीकेट कर जाता है, मतलब उसका रेप्लिकेशन हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि एस फेज में जो क्रोमोसोम्स है या जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है। ठीक है, वो डबल होता है, अभी डिवाइड नहीं होता, अभी वो सिर्फ डबल होता है।
तो आप क्या याद रखेंगे कि एस फेज के अंदर क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 4 ही है, लेकिन देखो ये जितने आर्म्स थे अब ये डबल हो गए। अभी मैं बताऊंगी आपको ये आर्म्स क्या है। फिर इस एस फेज के बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में आपको कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बस ये होगा कि जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे कि ये मियोसिस या माइटोसिस, जिसे हम एम फेज बोलते हैं, उस एम फेज में जाने के पहले की तैयारी ये कर रहा होगा इन G2 फेज। इसके बाद हम आ जाएंगे एम फेज में, और यहाँ पे एम स्टैंड्स फॉर मियोसिस, और हम स्टडी कर रहे हैं मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में हम देखेंगे कि एक फेज आएगा, सबसे पहले तो आएगा प्रोफेज, जिसमें हमें अभी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। क्रोमोसोमल थ्योरी समझने के लिए हमें 2 फेजेस का ध्यान रखना है, और उसमें भी अगर मैं बोलूं मोर स्पेसिफिकली हमें एक ही फेज का ध्यान रखना है, दैट इज एनाफेज, ताकि आपको समझ में आए कि ये एनाफेज क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या होता है। इसीलिए मैं आपको ये पहले की फेजेस बता रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान इसका रखना है, इसलिए मैंने इसे डब्बे में रखा है। तो जब G2 फेज खत्म होता है और M फेज शुरू होता है, उसमें सबसे पहले आएगा प्रोफेज। उस प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये बीच में जो एक्सिस होती है इसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, इसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, अब इस मेटाफेज प्लेट में इस तरीके से बीच में आ जाता है, मतलब ये जितने भी यहाँ पर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ये सेल के बीचों बीच आ जाएंगे, मेटाफेज प्लेट में आ जाएंगे अलग अलग होने के लिए। तो ये अलग होने के पहले की जो मिलन होती है, ये वो वाली मिलन है कि जितने भी क्रोमोसोम है सारे बीच में लाइन लगा के खड़े हो जाए। और ये कौन से क्रोमोसोम है, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये पेयर वाले हैं। हमें पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रुको मैं बता देती हूँ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है। जिनको नहीं पता, जो इसी वीडियो से मेरी वीडियोस देखना शुरू कर रहे हैं, मैं उनको एक बार बता देती हूँ कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ये है हमारी बॉडी का एक सेल, उसके अंदर हमारे पास इस तरीके के होते हैं टोटल 23 क्रोमोसोम पेयर्स। तो जैसे ये एक पेयर है, ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, और ये इससे मिलता जुलता एक और यहाँ पर हम लगा देंगे क्रोमोसोम। तो ये हो गया। अब ये वाला जो पेयर है, ये रेड वाला आप देख रहे हैं, ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये दोनों है होमोलॉगस। देखो हैंडराइटिंग आज ठंड की वजह से बहुत गंदी आ रही है। ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सिमिलरली ये जो आप पर्पल वाले देख रहे हो, ये दोनों भी है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, लेकिन ये रेड वाले और पर्पल वाले ये आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं है। ठीक है, तो ये रेड, ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब जैसे ही एस फेज आएगा, एस फेज में क्या होगा, ध्यान से देखना भी, हाँ, एस फेज आएगा तो मैंने बोला उसमें क्या होगा, सारा चीज डबल हो जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा, सिंथेसिस फेज है वो। तो यहाँ पर जितने भी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे हमारे पास टोटल 23 पेयर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर 2 पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये वाला डबल हो जाएगा, ये वाला रेप्लिकेट कर जाएगा। अभी भी इसका सेंट्रोमियर सेम ही है, ये यहीं पर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिंथेसिस फेज में ऐसे करके रेप्लिकेट हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। सिमिलरली पर्पल वाले के साथ भी यही होगा। पर्पल वाला कहाँ गया, ये रहा। पर्पल वाले के साथ भी यही होगा, ये भी एस फेज में रेप्लिकेट करके ऐसे करके डबल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, मतलब इसे बोलते क्या है। अभी तक हम बोल रहे थे कि ये जो 2 है ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, 2 रेड वाले और 2 पर्पल वाले। लेकिन ये जो 2 आपको दिखे ना, अभी ये जो नए हाथ की तैयारी हुई, जो नए आर्म्स बने हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को भी बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन दोनों को भी बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इन दोनों को भी बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये इसकी बहन है, इसने अभी अभी जन्म लिया है सिंथेसिस फेज में और अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया है। इसने अभी अभी जन्म लिया है, इस वाले ने, इस वाले ने, फिर इस वाले ने और इस वाले ने, लेकिन ये जुड़े हुए अभी भी सेम सेंट्रोमियर से। ठीक है, तो ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये जो नए हाथ बने हैं। और ये जो पहले वाले थोड़े से तगड़े वाले आपको दिख रहे हैं, मोटे वाले, ये है पहले के मतलब क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। तो ये अभी भी एक दूसरे के होमोलॉगस ही, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के होमोलॉगस है, मतलब
ऐसे आप टोटल ले लो, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस है। होमोलॉगस मतलब क्या होता है कि इनके पास सेम पोजीशन पर, होमोलॉगस पोजीशन पर, जैसा अगर यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर जीन है तो सेम कैरेक्टर के लिए जीन यहाँ पर होगी। अगर यहाँ पर सपोज हाइट के लिए जीन है तो इस क्रोमोसोम पर भी यहाँ पर हाइट के लिए जीन होगी। अगर यहाँ पर आई कलर के लिए जीन है तो यहीं पर आई कलर के लिए जीन होगी। अब ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, इसमें से एक हमारे अंदर आता है हमारी मम्मी से और एक अंदर आता है हमारे हमारे पापा से। ये भी हमारी एक आया है माता से और एक आया है पापा से। ऐसे करते करते 23 क्रोमोसोम्स आते हैं हमारी मम्मी से और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं हमारे पापा से। तो ये 23 प्लस 23 मिला करके हो जाते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। और क्योंकि हर एक का एक होमोलॉगस है, मतलब जैसे अगर ये सपोज मम्मी से आया है और ये पापा से आया है, तो ये सेल के अंदर आने के बाद एक दूसरे को ढूंढते हैं कि कहाँ है मेरा जोड़ा जिसके साथ मुझे पेयर अप करना है। पेयर अप करना इन द सेंस ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे ऐसे करके, एक ऐसे तो एक ऐसे, तो ये दोनों साथ में रहेंगे। उसके लिए ये ढूंढते हैं कि कहाँ है मेरा होमोलॉगस पार्ट, कहाँ है वो क्रोमोसोम जिसके अंदर मेरे जैसे पोजीशन पर जीन्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर मेरी जैसी खूबियां हैं, जो मेरे जैसे जीन्स कैरी करके घूम रहा है। तो ये जो सेम वाली चीज है वो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और ये जो सिंथेसिस के बाद, एस फेज के बाद ये जो हाथ की उत्पत्ति हुई है, ये होता है सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड अभी अगले में केस में समझ में आएगा आपको, तो आप ध्यान रखना। तो ये वाले हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये जो तगड़े वाले हैं ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है और हर एक क्रोमोसोम का अपना एक होमोलॉगस पेयर है, मतलब हर एक के जैसा एक और है। तो हमारे पास टोटल 23 पेयर्स होते हैं, इसीलिए हम पेयर्स बोलते हैं क्योंकि दो दो के जोड़े में वो साथ में रहते हैं। अब देखो कि ये वाला जो है मेटाफेज में क्या होगा। यहाँ पर हमने बोला कि एक मेटाफेज प्लेट होती है, मतलब होती नहीं है, वो इमेजिनरी है। हम बोल देते हैं कि जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है ये चीज समझ में आ गया होगा। वो क्रोमोसोम्स जिन पर सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक आया होता है हमारी मम्मी से और एक आया होता है हमारे पापा से। अब मेटाफेज 1 के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर बीच में, सेल के ठीक बीचों बीच सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद आता है एनाफेज 1। इस एनाफेज 1 में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर के बीच में आ जाती है दरार और ये कोने कोने में चले जाते हैं, ये सेपरेट आउट हो जाता है। और इनको कोने में खींचता कौन है? एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल, इनको एक सेंट्रियोल यहाँ होता है, एक सेंट्रियोल यहाँ होता है। ये सेल को पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। जब हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे तब सेंट्रियोल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक मिनट रुकना, फोन आ रहा है मुझे एक। हेलो, ठीक है ठीक है। हाँ 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 हाँ, मी वीडियो बनाची। सॉरी, एक कॉल आ गया था और मेरे यहाँ पे पॉज करने का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे पूरा वीडियो एंड करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ऑलराइट, आज पता नहीं क्या हो गया, बार बार मुंह पे ऑलराइट चिपक गया है। तो यहाँ पर एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज 1 में ये जो मेटाफेज प्लेट पे ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक लाइन में खड़े हुए थे, ये हो जाते हैं सेपरेट। ये सेंट्रियोल्स इनको एक एक तरफ से खींच लेते हैं, मतलब ये वाला सेंट्रियोल इसको अपनी तरफ खींच लेता है और ये भी इसको इस तरफ खींच लेता है, ये इसको इस तरफ खींच लेता है, इस तरफ। तो मतलब ये हो रहा है कि सेल जब डिवाइड होगा तो उसके पास इक्वली सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए डिवीजन के पहले। तो ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो एनाफेज 1 में होता है। और उन सब चीजों में भी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर इस प्रोसेस में कोई भी समस्या होती है कि ये ब्लू वाला यहाँ चला गया है या फिर मतलब ये सेपरेट हुए ही नहीं है, ये दोनों ही एक सेल में चले गए, तो जो दूसरा वाला सेल होगा उसमें ना तो रेड वाली कॉपी होगी ना तो ब्लू वाली कॉपी होगी, तो उसमें फिर वो डेफिशिएंट हो जाएगा, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में आती है। तो यहाँ पर आप एनाफेज 1 में याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या सेपरेट होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। लिख लीजिए कि एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ये तो हो गया मियोसिस 1। अब हम बात करेंगे मियोसिस 2 की, जिसे हम माइटोसिस भी कहते हैं। तो मियोसिस 2 में क्या होता है
अभी हम एक ही पेयर की बात करते हुए चलेंगे, ठीक है? ये हो गया G1 फेज, ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मान लेते हैं ये रेड वाला आया है मम्मी से और ये ब्लू वाला आया है पापा से, ठीक है? तो ये है दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स HC। सबसे पहले एस फेज में इनका सिंथेसिस होगा, तो ये वाले रेप्लिकेट करके एक एक हाथ अपने बना लेंगे। और ये हाथ इनके क्या है, ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड और ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है? G2 फेज में भी हमें कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा, प्रोफेज में भी हमें कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बारी आती है मेटाफेज 2 की। मेटाफेज में क्या होता है, वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो पहले ही सेपरेट हो चुके हैं, तो मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज 2 में ये जो रेप्लिकेटेड वाले हैं ना, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ऐसे जितने भी हैं हमारे पास, तो अभी हमारे पास कितने हो गए, ऐसे 23 हो गए। तो ये ऐसे करके आके खड़े हो जाएंगे बीच में, एकदम बीच में आ जाएंगे। फिर ये जो साइड साइड में सेंट्रियोल लगे हैं, ये इनसे इस तरीके से अपने हाथ, अपना जाल फेरेगा और इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद ये इसको बीच में से तोड़ के अपने पास खींच लेगा। तो एक सिस्टर क्रोमैटिड जाएगा एक तरफ, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड जाएगा दूसरी तरफ, ऐसा हर एक क्रोमोसोम के लिए होगा, ठीक है? जैसे पहले वाले पे क्या हो रहा था, पहले वाले केस में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, यहाँ एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट होंगे। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। तो ये रहा सेंट्रियोल, इन्होंने इसको पकड़ा सेंट्रोमियर से और इन दोनों को अलग कर दिया, इन दोनों बहनों को अलग कर दिया। ऐसी कितनी बहनें थी, जितनी भी बहनें थी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, ऐसी जितनी भी बहनें थी उन सबको अलग अलग कर दिया। इसे हम कहते हैं मेटामियोसिस 2 और इसी को हम बोलते हैं माइटोसिस। अभी देखते हैं कि होगा क्या, इसे हम माइटोसिस मियोसिस क्यों कह रहे हैं। यहाँ देखते हैं। हाँ, तो देखो, हमने बोला कि मियोसिस का एक बार ओवरव्यू देखते हैं, ये सब गोल गोल नहीं बना के एक बार शुरू करते हैं 2N से, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, हम हैं ह्यूमंस और ह्यूमंस होते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी कि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की, हर एक जीन की 2 कॉपी होती है, इसलिए हम बोलते हैं हमारे को 2N। अब ये जो 2N है, हर एक सेल हमारी कैसी है, 2N है। तो हमने बोला कि मियोसिस में, या जो मियोसिस 1 होता है उसमें क्या होता है, मियोसिस 1 में ये हो गए अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो एक एन यहाँ आ गया, एक एन यहाँ आ गया, ठीक है? अब फिर हमने बोला कि इसके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, तो यहाँ से 2 बनेंगे और यहाँ से 2 बनेंगे। यहाँ से जो पहला बनेगा ये क्या होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, क्योंकि अब n/2 थोड़ी ना होगा, गैमेट्स में एन एन जाएंगे तभी तो फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा 2N। तो ये भी n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा। अब पते की बात क्या है, ये देखो, जब ये 2N था और ये 2N से n हुआ, तो आपको दिख रहा है कि पहले एक सेल के अंदर 2N था, अब एक सेल के अंदर है n, दूसरे सेल के अंदर है n। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ना, 2N से ये n बन जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे, रिडक्शनल डिवीजन, और इसी को बोलते हैं मियोसिस 1, ठीक है? अब ये जो 2N है, सॉरी ये जो n है, ये n है, अब इसका देखो, अब तो ये n ही रह रहा है, तो ये जो 4 n बने हैं इनको क्या बोलते हैं, ये जनरली ये जो मियोसिस की प्रोसेस है ये होती है हमारे जर्म सेल्स के अंदर, और जर्म सेल्स यानी कि वो बनाते हैं हमारे गैमेट्स, जो आगे जाकर के फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो ये जो n था और यहाँ पर भी n था, यहाँ पर तो कोई रिडक्शन हुआ नहीं, यहाँ पर कोई एडिशन भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये और ये बराबर है। बराबर है मतलब क्या, इक्वेशन इक्वल है, ऐसे याद रखो, बराबर है मतलब इक्वल है। तो इक्वल है तो कैसा डिवीजन है ये, इक्वेशनल डिवीजन। क्या है ये, इक्वेशनल डिवीजन, या फिर इसी को बोलते हैं मियोसिस 2, या फिर इसी को बोलते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस कैसे होता है वो देखेंगे, ये है रिडक्शनल बना लेने से, ठीक है? तो ये 2N था पहले, 2N से ये हो गया आधा, आधा हो गया तो ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस मतलब क्या, कम हो गया। तो पहले ये 2N था, अब ये NN हो गया, NN हो गया मतलब इसमें रिडक्शन आ गया, रिडक्शन आ गया, लेकिन इसके बाद इसमें और कोई रिडक्शन नहीं आया, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए, है ना? पहले ये 2N था तो इस जगह पर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, और जब यहाँ से ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हुआ, ठीक है? अब हम इसे माइटोसिस क्यों बोल रहे हैं, या माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, देखो, ये जो 2N से 4N बने हैं ये होता है हमारे जर्म सेल्स के अंदर, जर्म सेल्स के अंदर, गोनेड्स के अंदर, हमारे सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, तो वहां पर हमारे गैमेट्स बन करके तैयार होते हैं। अब
अगर हम बाकी नॉर्मल हमारे बॉडी के सेल्स की बात करें, जो हमारे सोमैटिक सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स यानी कि जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। तो हमारी प्लॉइडी कैसी है, हम डिप्लॉइड है तो सारे सेल्स है 2n। अब यहाँ पर हमें जैसे स्किन का सेल है, हमें यहाँ पर थोड़ी ना गैमेट्स बनाने हैं, स्किन के सेल में हम थोड़ी गैमेट्स बनाएंगे। तो हमारी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स है वहां पर ये 2n का क्या होगा, ये कैसे डिवाइड करेगा, तो ये 2n कुछ इस तरह से डिवाइड करेगा कि ये 2n है, ये यहाँ से भी 2n बनाएगा और ये यहाँ से भी 2n बनाएगा, फिर ये आगे जाके और दो 2n बनाएगा। तो देखो यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो कंटेंट यहाँ था वही कंटेंट यहाँ है, वही कंटेंट यहाँ है। थोड़ी देर के लिए उसका क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा, लेकिन वो सेल के अंदर होगा, जब वो डिवाइड होगा तो वो फिर से 2n हो जाएगा। उसने इतना ही बनाया होता है कि उसे गैमेट्स नहीं बनाने होते हैं। तो हमारी जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, वो भी माइटोसिस शो करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस। इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर भी तो सब कुछ बराबर ही रह रहा है ना, तो यहाँ पर हो रहा है इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए हम इक्वेशनल डिवीजन को माइटोसिस भी कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आर जर्म सेल्स में क्या होता है, 2n सेल से यहाँ पर 4 गैमेट्स बन करके तैयार होती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। तो हमें याद क्या रखना है कि एनाफेज 1 उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और एनाफेज 2 इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे तो आपको एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम समझ में आएगा। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा स्किप किया है। एनसीईआरटी लोगों को इसीलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर आधा अधूरा स्टोरी दिया होता है। जैसे आप जब पढ़ोगे कंटेंट, इसके बाद पता नहीं है या नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर इनकी कहानी बताई ना, मियोसिस, सटन बोवेरी और इन सब की, ये बहुत शॉर्ट में दी हुई है। तो ये आप चीजें पढ़ेंगे तो आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ पर दी नहीं है। तो इसीलिए बैकग्राउंड स्टोरी पता होने के लिए ये सारी कहानी पता होनी चाहिए। मियोसिस कैसे होता है, मियोसिस 1 क्या होता है, मियोसिस 2 क्या होता है। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को मिलाकर ही मियोसिस बोलते हैं और इस मियोसिस 2 को माइटोसिस बोलते हैं। ये सब थोड़ा बहुत मैं बता के रख रही हूँ ताकि आपको ये एनसीईआरटी के डायग्राम समझ में आए और जब आपको एग्जाम में अगर कुछ ऐसा घुमा फिरा के पूछ ले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। देखो इन्होंने भी यहाँ पर दो पेयर्स, दो अलग अलग, ये येलो वाला और ऑरेंज वाला ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और ये रेड और ग्रीन ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मतलब इनके कलर अलग इन्होंने डिनोट किए लेकिन इनका काम यही है। देखो ये जो क्रोमोसोम है इस पर जो जीन्स लगे हैं सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स इस क्रोमोसोम पर भी लगे हैं। सिमिलरली रेड वाले क्रोमोसोम पर आपको जो जीन्स दिखेंगे जिन कैरेक्टर्स के लिए, ग्रीन वाले पे भी आपको वही दिखेंगे। ऐसे मान लो कि ये वाला जो है येलो और रेड, ये दोनों आए हैं फीमेल से और ये दोनों आए हैं हमारे पिताजी से। जस्ट ऐसे कंसिडर करके चलो। तो ये जो जीवन है ये हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं सटन और बोवेरी के, जिन्होंने मेंडेलियन लॉज को प्रूव किया था यूजिंग क्रोमोसोमल मूवमेंट। तो उसी क्रोमोसोमल मूवमेंट को स्टडी करने के लिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, कनेक्ट करते हुए चलना। ठीक है, फिर से सुनो। सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम मूवमेंट के थ्रू मेंडेलियन लॉज को प्रूव किया था, यही हमने देखा जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। तो उन्होंने कैसे प्रूव किया उसी को हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले जीवन फेज में आपको दिखा दिया है कि प्राइमरी कंडीशन ये है जिसमें आउट ऑफ 23 पेयर्स यहाँ पर 2 पेयर्स दिखाए गए हैं। एक पेयर दिखाया गया ये और एक पेयर दिखाया गया ये। अब यहाँ पर देखो जब G2 होगा, अब इन्होंने देखो जीवन के बाद आता है एस फेज, तो इन्होंने एस फेज स्किप कर दिया है। एस फेज के बाद इन्होंने डायरेक्टली G2 दिखा दिया, तो एस दिया ही नहीं है, जीवन के बाद G2 दिया। आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या यहाँ पर, तो मैं बता देती हूँ। जीवन के बाद आता है एस फेज के बाद आता है G2 फेज और इस एस फेज में होता है रेप्लिकेशन या कह लो डुप्लीकेशन या फिर सिंथेसिस। तो इस रिप्लिकेशन की वजह से ये इसके दूसरी हाथ बन गई, सिस्टर बन गई, इसकी बहन बन के तैयार है। इसकी सिंथेसिस फेज हो गया, इसका मतलब बहन बन के तैयार है। बहन बन के तैयार है सबकी, चारों के चारों की बहन बन के तैयार है।
तो यहाँ पर पीले वाले की बहन बन गई, ऑरेंज वाले की बन गई, रेड वाले की बन गई और ग्रीन वाले की भी बन गई। अब अगली बारी आती है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जर्म सेल बन रहे, जर्म सेल बन रहे मतलब यहाँ पर मियोसिस 1 भी होगा और मियोसिस 2 भी होगा। मियोसिस 1 में हमने देखा कि आधा हो जाएगा, कट के आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब दरार यहां से आएगी, दरार यहां से आएगी, यहां से आएगी तो एक सेल के अंदर क्या जाएगा, एक सेल के अंदर जाएगा येलो रेड, एक और सेल के अंदर जाएगा ऑरेंज और ग्रीन, डिपेंडिंग कि वो मेटाफेस प्लेट में, इनका मेटाफेस प्लेट यहाँ पर है ऑलराइट, ठीक है। मेटाफेस प्लेट इनका इस तरफ है, तो ये वाले इस साइड जाएंगे, ये वाले इस साइड जाएंगे, ठीक है जाएंगे। अगर ये ऑरेंज वाला इस साइड होता और येलो वाला इस साइड होता तो येलो और ग्रीन आते इस साइड में, ऑरेंज और रेड जाता उस साइड में। मेरे ख्याल से एक और डायग्राम दिया हुआ है ऐसा जिसमें इन्होंने हेराफेरी करके दिखाई है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि मियोसिस 1 में ऑफ मतलब एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, इसमें क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। तो ये उधर चले जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, देखो हो क्या। अब मियोसिस 2 में देखो इन्होंने बीच के सारे फेज गायब कर दिए। मियोसिस 1 हो गया, उसके बाद फिर इन्होंने कुछ दिखाया नहीं, इन्होंने ना प्रोफेज दिखाया, ना मेटाफेज दिखाया, ना एनाफेज, सीधा एनाफेज दिखा दिया, ठीक है। टीलोफेज नहीं दिखाया, साइटोकाइनेसिस वगैरह नहीं दिखाया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो मियोसिस 2 में ये डायरेक्ट जंप करके आ गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये जो मियोसिस 2 है, यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, ये जो बहनें बन करके यहाँ तैयार हुई थी अब उनके सेपरेट होने की बारी आ चुकी है। तो एक तरफ जाएंगे ये दोनों, एक तरफ जाएंगे ये दोनों, दूसरे सेल में जाएंगे ये दोनों और फिर इसमें आएंगे ये दोनों। देखो ये जो 4 जर्म सेल्स बने हैं जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, गैमेट्स। ये गैमेट्स में आप देखोगे एक एक है, ये एन, ये एन, ये एन और ये एन। शुरू कैसे हुआ था, शुरू 2n से हुआ था। 2n हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ये है एक ये है, होमोलॉगस क्रोमोसोम था। लेकिन जर्म सेल में क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम है, नहीं है। यहाँ पर देखो एक एक जोड़ा है सबका, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक पेरेंट के गैमेट है। ऐसा एक और पेरेंट आएगा उसके पास भी होंगे, फिर ये दोनों फ्यूज करेंगे और जब ये जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट के अंदर ये अपने पेयर को ढूंढेंगे, अपने होमोलॉगस पेयर को ढूंढेंगे और मम्मी पापा दोनों के फीचर्स उस बच्चे में आते हैं। इसी तरीके से वेरिएशंस आते हैं, इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिकॉम्बिनेशन हम अलग से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या पूछा है, कैन यू सी हाउ मेनी, कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। क्या आपको दिख रहा है, तो बता दो हाँ हमें दिख रहा है कि किस तरीके से क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं। मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे हैं और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं और हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें आप इस बाइवैलेंट टर्म का ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर ये वाला जो फेज होता है, ये वाला फेज, इसको बोलते हैं बाइवैलेंट। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे ना, पर्टिकुलरली सेल साइकिल, उसमें ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगी कि बाइवैलेंट क्या होता है, काइज्मा फॉर्मेशन क्या होता है, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटीन वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप लिख लेना बैठ के। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1। खुद से बताओ मियोसिस 1 एनाफेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। The two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ इन्होंने दिखाया है कि एक सेल के अंदर ये ऑरेंज और ग्रीन का जा रहा है और दूसरी तरफ इन्होंने दिखाया है ऑरेंज और रेड का जा रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि येलो और ऑरेंज होमोलॉगस है, रेड और ग्रीन होमोलॉगस है। मतलब ये बात ऑब्वियस है कि एक में एक ही जाएगा, लेकिन ये इनका सेपरेशन इन दोनों के सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली बात जो मेंडल ने कही थी ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक कैरेक्टर के, ये मान लो हमारे पास एक क्रोमोसोम पेयर, ये हमारे पास एक और क्रोमोसोम पेयर, तो इस पर जो जीन्स लगे हैं ये अपना अलग सेपरेट होंगे, इस पर जो जीन्स लगे ये अपना अलग सेपरेट होंगे, इन दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर एक सेल के अंदर येलो के साथ रेड जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इनको, येलो के साथ ग्रीन जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये वही कह रहे हैं। इसमें देखो मियोसिस 1 में डिसाइड हो जाएगा, अगर मेटाफेस प्लेट में ये राइट साइड आता है, ये लेफ्ट साइड आता है, ये लेफ्ट साइड आता है, ये राइट साइड आता है, तो लेफ्ट लेफ्ट वाले एक तरफ जाएंगे, राइट राइट वाले एक तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ये उल्टा भी कर देते हैं कि अगर जैसे ये पहले राइट में था अब ये लेफ्ट में आ गया, तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जर्म सेल्स तो बनेंगी ना जैसे उनको बननी है। तो ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया मेंडेलियन लॉज को। मेंडेलियन लॉज में कौन से लॉ को प्रूफ किया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सटन और बोवेरी ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्रोमोसोम मूवमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया। इस पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ओके, अब देखो, Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. तो इन्होंने बोला कि ये जो पेयरिंग हो रही है, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है, फिर वो सेपरेट कर रहे हैं, तो इससे ये जो दिस वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। तो ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर, जैसे ये हमारे पास एक होमोलॉगस पेयर है, तो इसके ऊपर जो जीन है ये भी तो सेपरेट आउट हो जाएंगे ना जब भी गैमेट्स बनेंगे। जो एनाफेज 2 आएगा, मियोसिस 2 होगा, तो उसमें जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे तो ये जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है, मतलब जो पेयर ऑफ जीन्स है, वो भी तो अलग अलग हो जाएंगे। तो इन्होंने इसी बात पर थोड़ी सी चर्चा की। उसके बाद केवल और केवल सटन ने, सिर्फ और सिर्फ सटन ने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने बनाया, किसने दिया था ये थ्योरी। तो वहां पर आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, लेकिन आपको क्लिक किस पे करना है? सटन पे। क्योंकि सिर्फ सटन ने कंबाइन किए किसके नॉलेज को? सबसे पहले उन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के नॉलेज को लिया और उसको मिक्स किया विद मेंडलियन प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो मेंडल की बात को झुठला नहीं रहे थे। वो मेंडल की बात को मान रहे थे कि उन्होंने उस टाइम पे इतना कुछ एक्सपेरिमेंट करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, जिसकी वजह से आज हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो उनकी बात में थोड़ा बहुत दम तो था। तो उन्होंने मेंडलियन प्रिंसिपल्स उठाए तीनों के तीनों और अपने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को स्टडी किया। क्रोमोसोम सेग्रीगेट कहाँ हो रहे हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहाँ पर सेग्रीगेट हो रहे हैं? एनाफेज 1 यानी कि मियोसिस 1 पे। और सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ सेपरेट हो रहे हैं? मियोसिस 2 पे। ये चीज लोगों को आज तक क्लियर नहीं होती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि एनाफेज 1 में सेपरेट होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और एनाफेज 2 में सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस between meiosis 1 and meiosis 2. This is one of the major differences, okay? Not the only difference, but one of the major differences. अब अगर आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कुछ लिखना है, उसके कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं कि उसमें उन्होंने बताया क्या अल्टीमेटली, कि ठीक है उन्होंने दे दिया, सटन ने दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन उसमें उन्होंने बताया क्या। तो ये रहे आपके पास कुछ 4 पॉइंट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही ट्राइड टू कन्वे थ्रू दिस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोलने की कोशिश करी अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इन्होंने कहा फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स। फैक्टर्स से क्या मतलब है? फैक्टर्स मतलब जीन्स। तो फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स बोथ ऑकर इन पेयर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये रहा क्रोमोसोम और ये पेयर में आ रहे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, हमें पता है कि हर एक क्रोमोसोम पे ऐसे बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं, तो ये जीन्स भी पेयर में ही आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पेयर में आ रहे हैं तो इनके ऊपर लगे हुए जीन्स भी तो पेयर पे ही आएंगे। अभी ऑब्वियस है, तब ऑब्वियस नहीं था, तब उसे पब्लिश करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उसके पहले किसी और ने ऐसी बात नहीं कही थी एक्सेप्ट मेंडल। लेकिन मेंडल फिजिकल एविडेंस नहीं दे पाए थे और उनके कंटेम्प्रेरीज भी काफी नाराज थे उनसे, उनकी बातों को वो इलॉजिकल मान रहे थे। लेकिन सटन के टाइम तक माइक्रोस्कोप आ गया था, तो लोग आ गया फिजिकल एविडेंस। तो इन्होंने बोला कि फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स दोनों पेयर में आते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बहुत ही बेसिक बात, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है तो जिस भी कैरेक्टर को हम स्टडी करना चाहते हैं उसकी जो लोकेशन होगी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, उसके होमोलॉगस पार्ट में भी उस क्रोमोसोम, उस जीन की वही पोजीशन होगी। मतलब कि अगर ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और आई कलर के लिए एक क्रोमोसोम पर यहाँ पर जीन प्रेजेंट है, तो उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पर भी आई कलर के लिए इसी पर्टिकुलर जगह पर जीन प्रेजेंट होगा फॉर आई कलर। ठीक है। थर्ड में इन्होंने कहा सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन हम कब यूज करते हैं? इन केस ऑफ गैमेट्स। तो सेग्रीगेशन हो रहा है तभी ये 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। हमने अभी भी देखा मियोसिस 2 के चलते कि जब एनाफेज 2 आता है तो वहां पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम गैमेट्स बन करके तैयार हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेशन वहां पर हो रहा है। और फाइनली इन्होंने कहा क्रोमोसोम्स ऑलवेज शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने कह दिया कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरीके से अलग होंगे ये दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करता है।
ये हमने जो पिछले देखा ना यहाँ पे अभी, ये वाला जो डायग्राम, कि ऑरेंज के साथ ग्रीन भी जा सकता है, ऑरेंज के साथ रेड भी जा सकता है, सिमिलरली येलो के साथ रेड भी जा सकता है, येलो के साथ ग्रीन भी जा सकता है। तो ये वही कह रहे हैं यहाँ पर कि क्रोमोसोम्स हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जहां पर भी आएगा आप मान लेंगे, ये आप समझ लेंगे कि यहाँ पर दो अलग अलग कैरेक्टर्स की बात हो रही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस याद रखेंगे इससे, और जहां पर भी सेग्रीगेशन की बात आएगी मतलब आप समझ जाएंगे कि वहां पर गैमेट्स की बात हो रही है। ठीक है, ये सारी बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको बहुत खतरनाक तरीके से कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगी, और अगर नहीं होता है तो मैं उसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगी। पता नहीं किस लिए बनाऊंगी सेपरेट, मतलब जो भी टॉपिक पे आपको डाउट होगा उस टॉपिक पे बना दूंगी। अब देखिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स और जीन्स डिपेंड ऑन देयर पोजीशन। हमने देखा ये क्या बोल रहे बेसिकली, ये देखो पोजीशन मतलब क्या, हमने बोला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, लेकिन कौन से वाले पे क्या जाएगा, मतलब यहां से जब ये दरार आएगी तो कौन से सेल के अंदर कौन सा पेयर जाएगा, मतलब ऑरेंज के साथ ग्रीन जाएगा या ऑरेंज के साथ रेड जाएगा, ये तो उनके पोजीशन पर डिपेंड करता है ना। अगर इसके साथ ये अलाइन होता है, अगर यहाँ सिधाई पे अगर देखो लेफ्ट साइड पे, अगर ऑरेंज के साथ ग्रीन आता है तो ये दोनों एक तरफ जाएंगे, अगर ऑरेंज के साथ रेड आता है तो वो एक तरफ जाएंगे। तो ये क्या है, लेफ्ट राइट क्या, इनकी पोजीशन है ना, इनकी पोजीशन है ये। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, उनके पोजीशन पर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स और जीन्स डिपेंड ऑन देयर पोजीशन, बहुत ही बेसिक सी बात है। अब एक और बात आप देखिए, यहाँ पे हमने कहा ये है एक पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और ये एक और पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। इस वाले क्रोमोसोम पर सपोज कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिसके लिए जीन प्रेजेंट है ए, और ये है दूसरा होमोलॉगस पेयर जिसके किसी दूसरे पोजीशन पर किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे क्योंकि ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। ये तो हमें समझ में आ गया, वही रेड ग्रीन रेड ऑरेंज वाली बात। लेकिन यहां पर देखो, ये वाला केस देखो, ये है एक पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और इस पर ए जीन और बी जीन दोनों सेम क्रोमोसोम पर है। अब क्रोमोसोम यहां से टूट कर तो जाएगा नहीं, यहाँ से टूट कर तो नहीं जाएगा, ये पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा, ये टुकड़ा थोड़ी ना सिर्फ टूट करके जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो बीमारी हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, वो तो हमें नहीं चाहिए। नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो पूरा जिस भी गैमेट में जाएगा ये पूरा जाएगा और दूसरे गैमेट में ये पूरा जाएगा। तो इस केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता। इस केस में हम बोलते हैं कि ये जो ए और बी जीन है, ये जो ए और बी जीन है, दे आर सेड टू बी लिंक्ड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये। तो इस केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि अगर जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, जैसे ये एक पेयर अलग है, ये एक पेयर दूसरे पे है, तो ये अपना अलग अलग जा सकते हैं, इनको एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के जो जीन्स है वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो फिर ये अलग अलग नहीं जा सकते। उस केस में हम बोलेंगे कि दीज जीन्स आर सेड टू बी लिंक्ड, और इसके हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे जिसपे थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, जो हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को खत्म करने के पहले ये देखो, ड्रोसोफिला की तारीफ में कुछ लिखा है यहाँ पर लिखा है कि सटन ने तो दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और उन्होंने बोवेरी के साथ भी बहुत सारा काम किया था। तो उनकी आइडियाज को पढ़ते हुए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो थ्योरी थी ना, ये जो थ्योरी थी इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मतलब इस थ्योरी को यूज करके एक्सपेरिमेंट्स किए थॉमस हंट मॉर्गन ने, मतलब अकेले नहीं, उनके कॉलीग्स के साथ मिलके। दैट led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produced। मतलब इन्होंने बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया, सबसे पहली बात ये कि इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को यूज किया, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय सटन, और उस थ्योरी को यूज करके इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये कंक्लूड किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाइज, और इन्होंने ये सारे जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये किस पर किए थे, ये जो फ्रूट्स के ऊपर छोटी छोटी मक्खियां सी आ जाती है ना, छोटे छोटे कीड़े जो आ जाते हैं, जो केला अगर खुला छोड़ दो तो उसके ऊपर आके बहुत सारे बैठ जाते हैं, ये वही ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। दिस इज
वन ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो हम जूलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। अब हम थोड़ी ना बात बात पे इंसानों को और चूहों को काटेंगे, हम उससे भी थोड़े छोटे में जाएंगे। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडल ऑर्गेनिज्म है। और ये क्यों इतना बढ़िया है उसी की तारीफ आपको ये पैराग्राफ में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या क्या है इनकी खासियत? दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इनको हम एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। इनका ज्यादा डिमांड नहीं है कि अरे हमें ये भी चाहिए, हमें हमें बस इनको है कि ग्लूकोज दे दो एज कार्बन सोर्स, और बाकी कुछ जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स है, वो सब दे दो तो ये ग्रो कर जाएंगे। तो इनकी ज्यादा डिमांड्स नहीं है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर इनका काम खत्म हो जाता है। एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फाइल्स। मतलब एक बार अगर इनकी मेटिंग हो तो यहाँ से बहुत सारे छोटी छोटी मक्खियां और बन सकती हैं, बहुत सारी और फ्रूट फ्लाइज बन सकती है। हाउस फ्लाई के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाउस फ्लाई एंड फ्रूट फ्लाइज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जिस मक्खी के पीछे आप भागते हो उसको उड़ाते हो वो वाली मक्खी नहीं, जो पर्टिकुलरली फ्रूट्स के ऊपर बैठती है वो वाली मक्खी, जो फ्रूट फ्लाई बोलते हैं जिसे। तो इसकी एक सिंगल मेटिंग से ये बहुत सारे प्रोजेनीज एक साथ बना सकता है। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ दी सेक्सेस। मतलब आप मेल और फीमेल सेक्स में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो उसको बस देख करके। क्लियर डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर आप देखो, ये है मेल और ये है फीमेल। ह्यूमंस के केस में फीमेल की हाइट छोटी होती है, बट मेल्स के केस में मेल छोटा, सॉरी ड्रोसोफिला के केस में मेल्स छोटे हैं और जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। तो इसको आप देख करके बता सकते हो आराम से कि उसका सेक्स क्या है, कि वो मेल है या फीमेल फ्लाई है। और एक और खासियत इसकी ये है कि it has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscopes। मतलब यहाँ पर जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और इस पर जो वेरिएशन आ रहे हैं, जो वेरिएशन पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट इज हेरिडिटरी वेरिएशंस, इसको आप लो पावर माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है बायोलॉजी का तो आपको इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। सिंगल बेटिंग में इतने सारे प्रोजेनीज बना रहा है, इनको ग्रो करने के लिए ज्यादा कुछ डिमांड है नहीं। रोटी कपड़ा मकान इनके लिए बहुत कम चीजों में ये एडजस्ट कर लेते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल 2 वीक्स के अंदर खत्म हो जाती है। मतलब 2 वीक्स के अंदर ये छोटे भी होते हैं, ये बड़े भी होते हैं। इनकी एज ऑफ अडोलसेंस भी आती है, ये मेटिंग भी करते हैं और इनकी प्रोजेनीज भी बन जाती है और ये मर भी जाते हैं। तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और आप इनके सेक्सेस में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये फीमेल है कि ये मेल है। और इनके जो हेरिडिटरी वेरिएशंस है उसको लो पावर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बहुत सारे लैब्स होते हैं जहां पर बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप्स नहीं होते हैं, लेकिन जो लो पावर माइक्रोस्कोप्स है वो तो हर एक लैब में होता है और आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। ड्रोसोफिला की तारीफ के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करती हूँ। और आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो भी मुझे बताइए, नहीं समझ में आई है तो भी मुझे बताइए, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय।